22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हुए हमले का बदला भारतीय सेनाओं ने ले लिया है। भारतीय सेनाओं ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। सेना की इस कार्रवाई की पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। 22 अप्रैल से 7 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसा बहुत कुछ किया जिसने जता दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। इस शो में हम जानेंगे कि भारत की ओर से किए गए किसी भी मिशन से कैसे अलग है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे भारतीय अभियानों को देखें तो उनके दायरे सीमित थे, लेकिन इस बार ये ऑपरेशन तकनीकी रूप से मजबूत और बड़ा था, जिसमें पीओके के आतंकी ठिकानों से लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आतंकी ठिकाने भी शामिल थे। मोदी की कसम, आतंकिस्तान भस्म। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। न भूलते हैं, न माफ करते हैं, बदला लेते हैं। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी चकनाचूर। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल के बदले का ट्रेलर। पहलगाम हमले के 14 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया है। इससे पाकिस्तान की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो हर भारतीय की आंखें लाल हो गई थी। सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना बेहद जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई है। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक कर दी। एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस ऑपरेशन की तैयारी भारत ने रणनीतिक ढंग से की। इस कार्रवाई के लिए भारत ने 14 दिनों तक क्या किया, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों को गोली से भून दिया। उन्हें धर्म पूछकर गोली मारी गई। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हो गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक दूसरे दिन 23 अप्रैल से एनआईए की जांच पड़ताल शुरू हुई। एनआईए की टीमें बाईसरन घाटी में तैनात हुई और हमले की साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 24 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत का कहना है कि अब पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण समझौता था। पाकिस्तान के 80% खेतों को इसी पानी से सिंचाई होती है। इसके बाद पहली बार 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक लगभग 1.5 घंटे चली। इसमें पीएम मोदी ने सभी नेताओं को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी। इस मीटिंग में ही अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने की घोषणा की गई। इसी दौरान भारत में पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का आयात बंद कर दिया है। भारत सरकार ने 27 अप्रैल से पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सभी वीजा रद्द करने का फैसला लिया था। हिंदुओं को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे। साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया।
बैसरन घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। 28 अप्रैल को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। 19 अप्रैल को ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया। 30 अप्रैल को भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगा दी। 1 मई को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की, जिसमें भारत को आतंक के खिलाफ पूरा समर्थन मिला। 2 मई को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से 1 घंटे मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने मौजूदा तैयारियों और उनके एक्टिवनेस पर जानकारी दी थी। इस दौरान नेवी लगातार अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही थी। 3 मई को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। यह मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। 4 मई को यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रात 9 बजे से नाइट लैंडिंग ड्रिल की। इनमें मिग-29, राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे 14 लड़ाकू विमान शामिल थे। 5 मई को गृह मंत्रालय की ओर से देश भर में मॉक ड्रिल और युद्ध के सायरन बजाने की बात कही गई और सतर्कता के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। 6 मई को ऐलान किया गया कि भारत के लड़ाकू विमान राजस्थान में युद्धाभ्यास करेंगे। लेकिन 7 मई को बेहद सधी हुई रणनीति के साथ भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने करीब 100 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल के बदले का ट्रेलर मात्र है। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे पूरी फिल्म दिखाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, मैं आपका रुख करता हूं। पाकिस्तान लगातार इस बात की धमकी देता रहा है कि वो भारत को इस मामले में अलग थलग कर देगा। पाकिस्तान यूएनएससी में अस्थायी सदस्य है। पाकिस्तान यूएनएससी ले जाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान ओआईसी के सामने भी इस मसले को ले जाने की बात कर रहा है। कितना इंपैक्ट डालेगी पाकिस्तान की ये कोशिशें? दरअसल पाकिस्तान यूएनएससी में अस्थायी सदस्य हाँ, है। वही अस्थायी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो अगर सदस्य होने के बावजूद अगर वह यूएनएससी को अपनी तरफ नहीं कर पा रहा है तो ये पता चल रहा है कि दुनिया उसके साथ नहीं है। पर यहाँ पे जो खास बात है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि भारत को अपने दुश्मनों को नहीं बोलना चाहिए जो कि पाकिस्तान का साथ देते हैं, और उसमें तुर्की का काफी बड़ा मसला है। भारत ने तुर्की के ब्रिक्स में एंट्री को लेकर कहीं कोई दखलंदाजी नहीं की और उससे ठीक पहले वह भारत की चापलूसी कर रहा था। पर जैसे ही उसका मकसद हल होता है, भारत कहीं कोई अवरोध खड़ा नहीं करता है, तो वो वापस पाकिस्तान का साथ देना चाहता है। और उसके पीछे वही गंदी राजनीति है जिसका जिक्र आसिफ मुनीर ने किया था, 2 राष्ट्र वाली। और वो ये बता रहा था कि जो हिंदू है वो अलग राष्ट्र है, मुस्लिम अलग राष्ट्र है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ लेता है और इसका कारण वहां की घरेलू राजनीति है, तो ऐसे देशों को भी भूलना नहीं चाहिए और भारत को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि दरअसल या तो आप हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये है। दूसरी बात यह तो तय है कि जो महासचिव है यूनाइटेड नेशंस के, वो हैं या और भी जो तमाम देश हैं, यहाँ तक कि चीन तक ने ये कहा है कि दरअसल जो आतंकवाद की वह भर्त्सना करता है, किसी भी तरीके से आतंकवाद का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। बस प्रश्न केवल वो ये कह रहा है कि ये आतंकवादी थे कहां पर। तो यह तो तय है कि इनके ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं, क्योंकि जिस शैली में जो हमला हुआ है वो कोई बिना ट्रेनिंग के तो यह संभव नहीं है। पर इससे भी बड़े जो परिणाम है वो ये है कि दरअसल भारत ने एक काफी बहुत ही शानदार तरीके से एक चीज कर दी है। वो ये कर दिया है कि अगर आप उधर चीन को एंट्री देकर आप ये सोचते हैं कि कुछ रुपए या कुछ सोने के सिक्के अपने जेब में डाल देंगे, तो भारत ने ये कह दिया है कि अगर आप यहाँ सोने के सिक्के अपनी जेब में डालेंगे, खासकर वहां के हुक्मरान जो अलग अलग चाइनीज प्रोजेक्ट से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, वहां का खासकर एलिट क्लास, तो आपको इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से सोने के वे सारे सिक्के चुरा लेगा जो कि सिंधु जल नदी से मिल रहे हैं। भारत की तरफ से एक तरीके से वो सोने की नदी बह रही है, जिसके कारण पाकिस्तान की कृषि जिस पे डिपेंडेंट है। और जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो
अर्थव्यवस्था है वो कोई सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में एंट्री नहीं की है उसने, न वहां कोई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ना वह सर्विस सेक्टर में ठीक है जैसा कि भारत है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक स्तर पर जो उसकी अर्थव्यवस्था है उस पे भी हम लगाम कसेंगे। भारत के खिलाफ जो जाएगा उसको इसकी कीमत देनी पड़ेगी, चाहे वो आतंकवादी हो या और कोई भी हो। और अगर भारत के साथ अगर आपको मिलके चलना है तो इस दक्षिण एशिया का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। बांग्लादेश इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि वह भारत के साथ मिलकर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। भारत के खिलाफ जाते ही उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान का भी यही हाल होने वाला है। भारत ने साफ साफ कूटनीतिक संदेश दे दिया है। एक और बात कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए थी, पर भारत ने यह भी बता दिया है कि आप अगर हमें स्थायी सदस्यता नहीं देते हैं तो भारत को वाकई संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई परवाह नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ अब वैसा रहा भी नहीं। जब अमेरिका ने अपना सारा आर्थिक जो उसको सहयोग था वह खींच लिया है, भारत को भी अपना लिमिटेड कर देना चाहिए। हालांकि बहुत उतनी बड़े पैमाने पर भारत आर्थिक सहायता देता भी नहीं है। जी। चीन ने आर्थिक सहायता बढ़ाई है, तो इससे भी यह साबित होता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस समय किसके लिए उपयोगी है। भारत को यह भी देना चाहिए, पर संयुक्त राष्ट्र संघ को इतना बड़ी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया है कि जिसके बारे में भारत कोई चिंता करे। अगर कोई ताकतवर लोग हैं तो वो यूरोपियन यूनियन हो सकते हैं, वहां के जो इंडिविजुअल राष्ट्र हो सकते हैं, या वह अमेरिका हो सकता है। चीन के बारे में हमें सोचना होगा। और मैं एक और राजेश साहब मैं आपको सलाह दूंगा भारत के आंतरिक मामले में कि भारत को और भी नीतियां ठीक करनी चाहिए। जैसे विदेश नीति ठीक काम कर रही है, भारत को अपनी एजुकेशन पॉलिसी से लेकर तमाम जो अर्थनीतियां हैं, तभी भारत तेजी से प्रगति करेगा तभी जी। और वह नई चुनौतियों का सामना कर पाएगा। मेजर जनरल जेके परिहार सर, क्या पिछले 20 सालों का अगर मैं एक टाइम पीरियड देखूं और आज के भारत को देखूं और 20 साल पहले के भारत को देखूं, भारत ने अपनी पॉलिसी जबरदस्त तरीके से शिफ्ट की है और ये मेजर शिफ्ट जो भारत की पॉलिसी में आया है कि टिट फॉर टैट और डिप्लोमेसी में भी लेकर, ये क्या एक बदलते भारत की कहानी सामने रख रहा है कि आगे भारत से लोगों को जो डील करना है वो अलग तरीके से लोग डील करें। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, प्रधानमंत्री मोदी से बीएसएफ के डीजी मिले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे देश की, करीब 1 घंटे पीएम मोदी से मुलाकात हुई है बीएसएफ के डीजी की। सीमा पर मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी दी है बीएसएफ के डीजी ने। सर, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया, मैं इसका जवाब आपसे सुनना चाहता हूं। देखिए, बेशक 20 साल में काफी कुछ बदला है और हम एक इसी तरह से कह सकते हैं कि जैसे मैं जानता हूँ मेरे घर में, आप अपने घर में जानते होंगे आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे, उसके बाद सेकंड जनरेशन आगे आई, थर्ड आई, अब फोर्थ जनरेशन जो मेरे बाद आएंगी वो कर रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है विकास की, अर्थव्यवस्था इंप्रूव होती है। और सबसे बड़ा हमारा जो टर्निंग पॉइंट था वो 1991 की सरकार के आने के बाद में आर्थिक उदारता की जो नीतियां चली, वो उसमें एक मेजर जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ वो तब हुआ। उसके बाद में फिर लगातार चलता रहा। फिर 2004-14 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया, उसके लैंडमार्क न्यूक्लियर डील हुए। पर ये सब जो ब्रिक्स बनते बनते जो है 2014 ऑनवर्ड जो पीरियड अभी चल रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए और डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल पॉलिसी और मिलिट्री डॉक्ट्रिन, इनमें बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर मिलिट्री डॉक्ट्रिन की बात करें तो पहले हमारा जो डिफेंस था वो सेल्फ डिफेंस था कि ना हम एलएसी क्रॉस करेंगे ना हम एलओसी क्रॉस करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए अपनी रक्षा करेंगे और उनको रिटेलिएट करके वहां पर रोक देंगे, आने नहीं देंगे। उसके बाद हुआ कि हम उसमें एग्रेसिव उसमें एंटर हुए कि भाई हम उनको, अगर वो आएंगे तो हम उनको घुस के मारेंगे और उनको उधर भी जा सकते हैं, फिर पर वापस आ जाएंगे। अभी हमारा जो है बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है किसी भी तरह की एक्टिविटीज हमारे देश के हितों के खिलाफ जाएगी तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसके होने की संभावना के वक्त में ही हम काम करेंगे। तो अभी पहलगाम के उसमें अटैक के बाद में ये हुआ है, मैं समझता हूँ कि अगले जो भी एयर स्ट्राइक्स होंगे, एक बार रास्ता खुल गया है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा अरविंद जी ने बोला, यूनाइटेड नेशंस को तो मैं कभी कोई
वजूद देता ही नहीं है, वो तो पैसे ही खत्म है। उसने आज तक कोई समस्या सुलझाई नहीं है। 1945 से लेके इजराइल बनने से लेके और कश्मीर से कोई भी समस्या उनसे सुलझती और उन समस्याएं बनाया कर। रहा सवाल अब भारत की अगली जो पॉलिसी इसमें होनी है, हम जो जा रहे हैं अब सेल्फ डिफेंस की तरफ जा रहे हैं कि हम जो भी करेंगे हम अपने देश के लिए करेंगे। इंडिया फर्स्ट, जैसे अमेरिका जो ट्रम्प फर्स्ट कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स में बहुत आगे गए और आर्मी के तीनों अंगों के साथ में जो एक बंधन सा बंधा हुआ था कि आप इसके आगे नहीं जाएंगे, वो छूट गई, वो बिल्कुल छूट गया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा हाथ रहा है इस पॉलिसी में चेंज होने में, वो गलवान वैली और पूरे ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज के बाद हमने उनको जिस तरह से लताड़ा है और मिरर डिप्लॉयमेंट 2 लाख लोग के उनके ऊपर करके उनको वहीं का वहीं करके उनको मजबूर कर दिया कि वो पीछे हटे। तो हमको बताएंगे कि जैसे कि किसी के दांतों में खून लग गया, तब भारत के दांतों में खून नहीं लग गया, अब उनको सफलता का उसमें स्वाद आ गया है और हौसला बढ़ गया है। और इस पर्टिकुलरली इस कल के एपिसोड के बाद में, जिसमें पाकिस्तान पहलगाम में उन्होंने कोशिश ये नहीं करी थी कि उन्होंने वहां पे 26 उनको सैलानियों को मारना था, वो था अटैक डायरेक्टली कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी टूरिस्ट पे चलती है, वो उसको हटाएं। और जानबूझ के उन्होंने हिंदू मुस्लिम की खाई बनाने के लिए पूछ के करा थी, ताकि पूरे भारत में 20 और 80 करोड़, 120 करोड़ और 25 करोड़ की बात हो और पूरे उसमें देश में विभाजन जैसी समस्या हो। सरकार ने इसको बहुत अच्छी तरह से टैक्टिकल लिया। ऑपरेशन से देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर नाम सिंबॉलिक होता है, पर इसके पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है। सिंदूर जो है वो किसी भी स्त्री के भाग्य का और उसके शौर्य का और उसके व्यक्तित्व का जो है वो एक सितारा है, तो उस पर रखा हुआ है कि हम इसको वापस लेके रहें। प्रेस ब्रीफिंग में देखिए आप, इट इज ए सिंबॉलिक, इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, बिकॉज ये ऑफिसर्स में चूज करके रखे गए हैं वहाँ पे। कर्नल सोफिया का आना वहां पर, उसमें बोलना, भारत के लिए बोलना, ये भी एक संदेश देता है कि हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में और भारत सरकार में, वो भारत सरकार का पक्ष रख रही है पूरे देश के सामने। वो भी एक महत्वपूर्ण घटना के बाद, जो मेरे हिसाब से आजादी के बाद की दूसरी सबसे बड़ी सफलता वाली है बांग्लादेश के बाद में, अगर मैं कहूँगा तो ये हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, क्लियर है जी, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम रिलीजियस बेसिस पे भारत को बंटने नहीं देंगे। हमारा सोसाइटी, हमारी सरकार, हमारी सेनाएं इन बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती और ये प्रोपोगंडा है। लास्ट बस 10 सेकंड, युद्ध लड़ाई जो है कोई सी भी हो, आपका रोल इसमें बहुत ज्यादा है। मीडिया एंड इंटरनेट आजकल बहुत ज्यादा आगे उसमें करते हैं। प्रोपोगंडा पाकिस्तान फैला रहा है कि इतने भारतीय जहाज गिरा दिए, इतने घुस गए। एक तरफ उनके बोलते हैं कि आप अंधेरे में सोते रहते हैं और वहां से जब सो रहे थे आपने जो टायर की तरह से पीछे से वहां पे रात में अंधेरा कर दिया और उसमें से आपने हमारे मिसाइल दाग दी। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप अंदर आके घुस गए। तो वो उनको ही पता है वो क्या बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है, हमारी सोसाइटी बदल रही है और इससे मैं समझता हूँ कि भारत की पॉलिटिक्स में भी चेंज आएगा। अरविंद जी ने जिस तरह से इंटरनल पॉलिसीज में बात करी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। आज का वक्त जो है वो आगे बढ़ने का है। हमारी जो स्ट्राइक हमने की है उसकी सफलता की खुशी मनाएं और डिटेली जो वो करेंगे उसकी तैयारी करें। अरविंद सर, हम लगातार बात कर रहे थे, पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे और उसमें एक चीज निकलकर सामने आ रही थी कि भारत ने अब अपने असल दुश्मन को पहचान लिया है। मसूद अजहर, हाफिज सईद उतने बड़े दुश्मन नहीं हैं। जहां तक इनको ट्रेन करने वाले, हथियार सोफिस्टिकेटेड देने वाले पाकिस्तानी आर्मी क्लब विद आईएसआई इसके पीछे है। क्या भारत ने जो किया है वो यहीं पर रुकता हुआ आप देख रहे हैं? अगर यहीं पर रुकता हुआ देख रहे हैं तब वो एनिमी अभी भी जिंदा है और वो एनिमी नए चेहरों के साथ भारत में एक बार फिर से वही सीरीज पैदा कर सकता है जो इससे पहले हुई थी। क्या पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाए बिना इसका कोई हल मिल सकता है? राजीव साहब, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप सारे ही मसलों का हल एक दिन में कर लेंगे। और परियार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दरअसल आप देखिए कि हमने उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद में हमने बालाकोट किया और ये पहलगाम के बाद में हमने ये इस बड़े पैमाने पर किया। तो हर बार जो इसका पैमाना है, इसकी इंटेंसिटी है, वो बड़ी है। आप देखिए कि पहले हमने एलओसी क्रॉस किया, फिर हम एलओसी को क्रॉस करके हम पंजाब तक गए और अब हमने जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको भी क्रॉस किया है। तो जब जब वो जितना हमें उकसाएंगे हम उससे ज्यादा
बड़े लेवल पर उन पे हमला करेंगे, यह एक तरीके से साफ-साफ संदेश है। और इस लड़ाई से केवल इतना ही नहीं है, आप देखिए कि कभी-कभी, हालाँकि ये कहना बहुत अच्छा नहीं होता है, पर युद्ध कभी-कभी अर्थव्यवस्था को भी गति देते हैं। और आप देखिए कि जो हमारी जो स्वदेशी तकनीक से जो मिसाइलें बनी हैं, अब उनका मार्केट भी बढ़ेगा, तो एक तरीके से देखा जाए तो वह अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट अप करेगा और वो तमाम चीज़ें। पर ये सोचना कि इससे सब कुछ ठीक हो गया है, ये ठीक नहीं है। ये तब तक ठीक नहीं होगा, जब तक कि पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल पर कोई बहुत बड़े परिवर्तन की ओर वो लोग नहीं बढ़ते हैं। भारत के स्तर पर भी आतंकवाद को लेकर अगर कोई निश्चित पॉलिसी बन जाए, तो मुझे लगता है कि जो समय है उसको कम किया जा सकेगा निर्णय लेने में, और जो कन्विंस करना है इंटरनल या घरेलू राजनीति में, वह भी ठीक हो जाएगा। पार्लियामेंट में इस पे बहस हो सकती है उस पॉलिसी पे, और एक तरीके का संकल्प पारित किया जा सकता है। ऐसे होते भी रहे हैं, पहले कश्मीर को लेकर भी संकल्प पारित हुए हैं। आतंकवाद को लेकर और खासकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर अगर एक कोई साझा समझ बनती है, तो वह भी बहुत ही अच्छी बात है। यह भारत के विकास में ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। राजेश साहब। हम भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, लेकिन जेके परियार साहब, आपसे चलते चलते अब आप लोगों से एक छोटे छोटे कमेंट्स यहाँ पर लेना चाहूंगा। मान लीजिए पाकिस्तान दो वर्जन के साथ सामने आ रहा है इस वक्त। एक वर्जन जो दबे छिपे आ रहा है, उसमें यह कि अगर भारत एस्केलेट नहीं करता है तो हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा वर्जन यहां पर यह आ रहा है, जो पाकिस्तान के कई क्वार्टर से आ रहा है, कि अब हम भी अपना समय, जगह और टारगेट सेट करेंगे और रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान अगर ये मिस एडवेंचर करता है, आप क्या इस बात के चांसेस देखते हैं कि अब ये एक फुल फ्लेज वॉर में तब्दील होने के तरफ बढ़ता है? राजीव जी, जब गिदड़ की मौत आती है तो कहाँ जाता है, आपको पता है। पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका वगैरह ने सबने कह दिया था कि भारत को अधिकार है कि वो उसके अगेंस्ट जो टेररिज्म वालों ने एक्टिविटीज करी है उसको वो रिटेलिएट करे, उस पर एक्शन ले। साथ में उन्होंने भारत को भी ये कहा था कि हम आपके साथ हैं जब तक आप एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, मगर अगर पाकिस्तान की किसी भी स्वाधीनता पे किसी तरह का खतरा होता है तो फिर हमें सोचना होगा। और उन्होंने पाकिस्तान को भी ये सलाह दी थी कि आप जो है भारत से पंगा मत करिए, ये इतनी एक्टिविटी होगी और इसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर चीन, अमेरिका, रूस सबकी तरफ से क्लियर है कि इस मामले में इस हद तक तो कोई उनका साथ उसमें देने वाला नहीं। ये तो हुआ एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान दिखाने के लिए भी कुछ नहीं करता है तो ना तो शहबाज शरीफ सत्ता में रहेंगे, ना जनरल मुनीर जो है वो कुछ कर पाएंगे। जनरल मुनीर सत्ता में तभी आ सकते हैं जब वो कुछ एडवेंचर करें, और वहां पे शहबाज शरीफ जब मुखी खाएंगे तब वो उनको उसी तरह से निपटाएंगे जैसे मुशर्रफ ने जो है नवाज शरीफ को निपटाया। तो पाकिस्तान के तरफ से कुछ ना कुछ हरकत मैं समझता हूँ जरूर होगी, पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गिरना नहीं है। वो एक तरह का वो बैकअप करना उनका और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश वो जरूर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जरूर करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत, आपसे भी इसी सवाल पर, अगर पाकिस्तान से आ रहे इन दो संदेशों में से दूसरा संदेश पाकिस्तान कोशिश करता है मिस एडवेंचर के तौर पर, क्या हम उम्मीद करें कि फिर भारत इस बात को, कि भारत ने तो टेरर को जवाब दिया था, पाकिस्तान भारत पर अटैक कर रहा है तो भारत एक राइट रखता है फिर पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करने का, इंटर्न एक वॉर की शुरुआत होती है? क्या आप इसकी संभावनाएं देखते हैं? राजीव साहब, भारत के जो खासकर सेना का जो उनके स्पोक्स पर्सन ने जो प्रतिक्रिया दी थी या जो संदेश दिया था वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि हमने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। इसका मतलब ये है कि भारत ने जो आतंक के ठिकाने थे उनको बर्बाद किया है, और भारत में तो कोई ऐसे ठिकाने ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान कहीं पे हमला करता है तो वो या तो जो सैनिक अड्डे हैं वहां करेगा या आम जनता पे करेगा। भारत ने ना तो सैनिक अड्डों पे हमला किया है ना आम जनता पे किया है। तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक तो ये है। दूसरी बात ये कि मिली जुली आ रही है वहां से प्रतिक्रिया, जिसमें ऐसा भी लग रहा है कि शायद पाकिस्तान वहां की जनता को ये बता दे झूठ बोल के कि हमने कुछ विमानों को वहां पे गिरा दिया है और कुछ ये है, उनके इतने मरे, हमारे भी लगभग उतने ही मरे हैं, और ये सारी तमाम चीजें करके वो कर ले, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कुछ जिक्र कर लें, और वहां के लोगों को अगर लगता है कि हाँ नहीं, जो सरकार प्रतिक्रिया दे रही है वो ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता है और वह प्रतिक्रिया देता है तो पुरानी वाली हालत नहीं है। कारण ये कि पुराने समय में हमारे जो पायलट
अभिनंदन थे वो उनके कब्जे में थे। इसलिए भारत को कहीं ना कहीं रुकना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए। और फिर जब पाकिस्तान ने, जो खासकर इमरान खान साहब के जो रिजीम में उन्होंने एक जेस्चर दिया, नहीं ठीक है अब खत्म करते हैं इस बात को, अभिनंदन ले लीजिए और यहीं पे भूल जाते हैं हम, तो भारत ने वापस कोई रिटेलिएट नहीं किया और पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने का समय मिल गया। पर अब वो स्थिति नहीं है राजीव वो साहब। स्थिति नहीं है, लेकिन मिस एडवेंचर अगर होता है तो फिर बदली हुई स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जेके परियार, आपने समय निकाला। अरविंद सिंह तेजावत सर, आपने भी समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज बनू आएंगे विस्तार से और खबरों के साथ।